हेलो फ्रेंड्स, माई साइंस अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड और पेपर चल रहा है हमारा थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट सर्किट एनालिसिस। और दोस्तों लास्ट लेक्चर तक हम पढ़ चुके हैं सर्किट थ्योरम्स, थेवेनिन प्रमेय, अधिकतम शक्ति संचरण की प्रमेय और नॉर्टन प्रमेय। तो दोस्तों यदि आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ देख लीजिए। और दोस्तों आज हम देखेंगे अन्य दो इम्पोर्टेंट प्रमेय, पारस्परिकता प्रमेय और अध्यारोपण प्रमेय। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फोर्थ में प्रमेय है पारस्परिकता प्रमेय, रेसिप्रोकल थ्योरम। और दोस्तों इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि किसी द्विटर्मिनल जाल में यदि जो द्विटर्मिनल जाल हो और उसमें दो लूप हो, किसी द्विटर्मिनल जाल में जो प्रथम लूप है उसमें स्रोत E1 जुड़ा है और उसके कारण जो द्वितीय लूप है उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। अब यदि हम प्रथम लूप में जो स्रोत था उसको सेकंड लूप में लगा दें तो सेकंड लूप के जो स्रोत के कारण प्रथम स्रोत में धारा I प्रवाहित होती है। जबकि यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ कि पारस्परिकता प्रमेय क्या कहती है कि दोस्तों ये मेरे पास कोई द्विटर्मिनल जाल है और उसमें मेरा वोल्टेज स्रोत है E, दोस्तों ये है वोल्टेज स्रोत E, ये है मेरा रेजिस्टेंस R1, ये है दोस्तों R2 और ये है रेजिस्टेंस R3। तो दोस्तों इस वोल्टेज स्रोत के कारण ये फर्स्ट लूप है और ये मेरा सेकंड लूप है। तो इसके कारण सेकंड लूप में धारा बह रही है I। अब दोस्तों यदि मैं इस वोल्टेज स्रोत को सेकंड लूप में प्रतिस्थापित कर दूं तो फर्स्ट लूप में धारा प्रवाहित होगी I। यानी कि यदि मैं इस वोल्टेज स्रोत को सेकंड लूप में विस्थापित कर दूं तो दोस्तों अब मेरे पास जो प्रथम लूप है उसमें धारा प्रवाहित होती है I डैश। यानी कि जितनी धारा इसके कारण इसमें प्रवाहित होती है उतनी ही धारा यहाँ वोल्टेज स्रोत लगाने पर इस लूप में प्रवाहित होती है। दोस्तों यहाँ से इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए मेरे को चाहिए कि जो धारा फर्स्ट लूप में बह रही है वो धारा सेकंड लूप में बह रही है, दोनों क्या हैं, समान हैं। यानी कि मेरे को प्रूव करना है I = I डैश के। तो प्रूव कर लेते हैं दोस्तों। इसके लिए मेरे को क्या करना होगा कि जो मेरा फर्स्ट केस है इस कंडीशन में मेरे को धारा का मान निकालना होगा कि जो इस कंडीशन में धारा का मान आ रहा है, सॉरी इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I। तो इस कंडीशन में जो धारा आ रही है वो इस कंडीशन के बराबर होनी चाहिए। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं ये ले लेता हूँ कि जब वोल्टेज स्रोत मेरा प्रथम लूप में जुड़ा हुआ है तो इस कंडीशन में मैं यहाँ से कर सकता हूँ कि दोस्तों ये वोल्टेज स्रोत है, इससे मान लो धारा I1 बह रही है। दोस्तों यहाँ से I1 गई, इधर I मान लो
I2 और इधर गई I3। अब दोस्तों मैं लगा रहा हूँ इसमें किरचॉफ का प्रथम नियम। तो ये मेरा बिंदु है, मान लो A, तो बिंदु A पर किरचॉफ के प्रथम नियम यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ से। तो दोस्तों इस बिंदु पे धारा आ रही है I1 और इस बिंदु से धारा जा रही है एक इधर एक इधर, यानी कि I1 बराबर होना चाहिए I2 और I3 के। दोस्तों निकाल लेते हैं यहाँ से कि I1 को मैं क्या लिख सकता हूँ। दोस्तों I1 यानी कि इसका विद्युत वाहक बल E और यहाँ विभव है VA, दोनों का अंतर विभवांतर हो जाएगा यानी E माइनस VA, और इसका विभवांतर है, इसका प्रतिरोध है R1। सॉरी, I2 का मान निकाल सकता हूँ यहाँ से। I2 इस बिंदु पे विभव VA माइनस इस बिंदु पे 0 अपॉन में इसका प्रतिरोध R2 प्लस इधर धारा बह रही है I3। तो दोस्तों यहाँ विभव VA और यहाँ V0 अपॉन में इसका प्रतिरोध R3। दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ से। दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, यदि इस VA अपॉन में R1 को मैं इस साइड में ट्रांसफ़र कर दूँ तो क्या लिख सकता हूँ, E अपॉन में R1 इक्वल टू VA अपॉन में R1 प्लस VA अपॉन में R2 प्लस VA अपॉन में R3। या फिर दोस्तों यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, इसको VA कॉमन ले लूँ तो VA, और यहाँ लिख लेता हूँ इसे VA अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो E अपॉन में R1, VA कॉमन ले लूँ तो 1 अपॉन R1, 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। दोस्तों इन तीनों का LCM ले सकते हैं तो ये क्या आ जाता है, E अपॉन में R1 इक्वल टू VA, और ये आ जाएगा R1 डॉट R2 डॉट R3। दोस्तों यहाँ आ जाएगा R2 R3 R1 R3 R1 R2। अब दोस्तों यहाँ से मैं यदि इस R1 की इधर गुणा कर दूंगा तो R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं यहाँ से VA का मान निकाल रहा हूँ, तो VA का मान क्या आता है, यहाँ से मैं VA1 का मान निकालूंगा तो दोस्तों मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा E इंटू R2 इंटू R3 अपॉन में R2 R3 प्लस R1 डॉट R3 प्लस R1 डॉट R2। दोस्तों मेरे पास VA का मान आ जाता है। दोस्तों VA का मान मेरे पास आ चुका है। अब मैं इजी वे में इस सर्किट में जो बहने वाली धारा है I वो निकाल सकता हूँ, यानी कि इस लूप में धारा बह रही है I। तो दोस्तों धारा का मान क्या आएगा, यहाँ से I बराबर इस लूप में बह रही है, यानी कि इसमें विभव दोस्तों VA माइनस V0 अपॉन में प्रतिरोध इसका R3। तो दोस्तों यहाँ से मेरे पास I का मान क्या आ जाता है, दोस्तों I का मान आ जाता है मेरे पास, VA का मान ये मैं रख लेता हूँ, 0 का कोई सेंस है नहीं यहाँ, तो VA अपॉन में R3 यानी कि E R2 डॉट R3 अपॉन में ये R3 और ये चल रहा है R2 R3 यानी ये प्लस R1 डॉट R3 प्लस R1 डॉट R2 के। R3 से R3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि I का मान मेरे पास आ गया यहाँ से। दोस्तों I का मान आया मेरे पास, I का मान आया यहाँ से E R2 अपॉन में R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 डॉट R2। दोस्तों ये मेरे पास आ गया I का मान।
अब दोस्तों सेकंड केस में क्या लूँगा कि मेरा जो विद्युत वाहक बल का स्रोत है यानी कि वोल्टा का स्रोत है वो कहाँ है, प्रथम लूप में। अब मैं इसको रिप्लेस करूँगा सेकंड में, और इस लूप में जो धारा होगी उसको मैं आई डैश मान लूँ तो क्या वो इसके बराबर होगी, होनी तो चाहिए। तो देख लेते हैं चेंज कितना सा करूँगा मैं कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, सर्किट मेरा वही है यानी कि मेरा वही सर्किट है, बस जो मेरे पास यहाँ ये ई था वोल्टा स्रोत, इसको मैं सेकंड लूप में रिप्लेस कर देता हूँ ई। दोस्तों ये मेरा R1 था, ये R2 सॉरी ये था R3 और ये था R2। अब दोस्तों इससे लूप के कारण, ये मेरा फर्स्ट लूप और ये मेरा सेकंड लूप, तो इसके कारण इसमें धारा बहेगी वो सेम होती है, यानी जो आई बह रही थी तो आई डैश ही होती है। तो इसमें जो धारा बह रही है वो मैं मान लेता हूँ आई डैश, यानी कि ये इसमें धारा बह रही है मेरी आई डैश। तो दोस्तों ये क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए सेम। तो यहाँ से वही किरचॉफ का प्रथम नियम लगाऊंगा मैं, इसको मान लेता हूँ बी बिंदु, तो इस पर हो जाएगा वी बी। अब दोस्तों इधर से करंट आ रहा है, यहाँ से मान लो अगर करंट आ रहा है, मान लो I1 आ रहा है, तो दोस्तों ये करंट यहाँ आके दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा संधि बिंदु से। दोस्तों इधर गया I2 और इधर गया I3। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से निकाल सकता हूँ, किरचॉफ के प्रथम नियम से करंट लॉ से बी बिंदु के लिए। तो दोस्तों यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि I1 बराबर होना चाहिए I2 प्लस I3 के, यानी कि ये दोस्तों मैंने करंट माना I डैश। तो I1 को क्या लिख सकता हूँ, I1 को लिख सकता हूँ इसका वोल्टा स्रोत E माइनस इसका विभव VB अपॉन में इसका रेजिस्टेंस R3 इक्वल टू I2 को क्या लिख सकता हूँ, इसका विभव VB, यहाँ विभव 0 अपॉन में इसका प्रतिरोध R2 प्लस I3 यानी कि VB और यहाँ 0 यानी VB माइनस 0, इसका प्रतिरोध R1। अब दोस्तों यहाँ से VB वालों को मैं एक साइड में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, यानी कि E अपॉन में R3 इक्वल टू VB, और ये इस साइड में मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। अब दोस्तों यहाँ से E अपॉन में R3 इसका LCM ले लेता हूँ, तो दोस्तों LCM क्या आ जाएगा VB, और LCM इसका आ जाता है R1 डॉट R2 डॉट R3, यानी कि ये आ जाएगा R2 R3, यहाँ आ जाएगा R1 R3 प्लस R2 R1 R2। तो दोस्तों ये इसका LCM आ जाता है। तो दोस्तों ये R3 से R3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से मैं VB का मान निकालना चाहूँ तो VB का मान क्या निकाल सकता हूँ, ये हो जाएगा E R1 R2 अपॉन में यहाँ से मेरे पास क्या आएगा R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 डॉट R2। दोस्तों ये मेरे पास आ गया VB का मान। अब दोस्तों मेरे पास VB का मान आ गया, विभव का मान आ गया, तो ये जो I डैश है मैं ये निकाल सकता हूँ। इस लूप में जो बहने वाली धारा है I डैश, तो I डैश क्या होगा, I डैश होगा विभव VB माइनस V0, ये इस लूप में बह रही है धारा ये,
तो VB माइनस V0 अपॉन में इसका प्रतिरोध यानी कि R1। अब दोस्तों इस ज़ीरो का तो कोई सेंस है नहीं है, हटा देते हैं। तो I डैश बराबर है VB अपॉन में R1 की। तो दोस्तों VB का मान ये रहा और अपॉन में है R1। तो दोस्तों I डैश क्या आ जाएगा यहाँ से, इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। तो VB का मान यहाँ से रखा R1 अपॉन में R1, तो R1 से R1 कट जाएगा तो ये मेरे पास आ जाता है ER2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 डॉट R2। दोस्तों ये मेरे पास आया I डैश, ये था I आया और ये I डैश। तो देख सकते हैं दोस्तों पारस्परिकता जो प्रमेय है वो प्रूव हो जाती है। I बराबर मेरे पास क्या आ गया I डैश। दोस्तों करना कितना सा है कि इस वोल्टेज स्रोत को यहाँ प्रतिस्थापित करना है, किरचॉफ का प्रथम नियम लगाना, कुछ नहीं है, आसान है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अध्यारोपण की प्रमेय क्या कहती है कि अध्यारोपण की प्रमेय ये कहती है कि कोई द्विटर्मिनल जाल है, उसमें दो या दो से अधिक वोल्टेज स्रोत हो, तो उस परिपथ के किसी अवयव में जो बहने वाली धारा है वो प्रत्येक स्रोत के कारण बहने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कैसे होता है दोस्तों देखेंगे, उसको प्रूव करेंगे। अध्यारोपण की प्रमेय यानी कि सुपरपोजिशन थ्योरम। दोस्तों इसको आप डायग्राम से इजी वे में समझ सकते हैं कि यदि मैं ये मान लूँ कि ये मेरे पास कोई परिपथ है, द्विटर्मिनल जाल है ये दोस्तों, इसमें मेरे पास दो वोल्टेज स्रोत उपस्थित हैं। यानी दोस्तों ये तो है मेरा वोल्टेज स्रोत E1 R1, ये दोस्तों R2, और ये मेरा सेकंड वोल्टेज स्रोत है यानी कि E2 R3। अब दोस्तों यानी कि द्विटर्मिनल जाल है, दो वोल्टेज स्रोत उपस्थित हैं, तो इसके किसी अवयव में जो बहने वाली धारा है, ये मान लो आई, तो बहने वाली धारा है वो दोनों स्रोतों के कारण बहने वाली धारा के योगफल के बराबर होता है यदि जो परिपथ है या जो स्रोत है उसकी आंतरिक प्रतिबाधा, यानी कि जो मतलब अन्य स्रोत है उसको हम आंतरिक प्रतिबाधा से विस्थापित कर दें। देखते हैं दोस्तों कैसे कर सकते हैं। यानी कि मैं ये कर सकता हूँ कि फर्स्ट केस लूँ, मैं इस वोल्टेज स्रोत को चालू रखूँ और दूसरे अन्य स्रोत है उसको क्या कर दूँ, आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दूँ। यानी कि मेरा डायग्राम हो जाएगा ऐसे, और ये मेरा वोल्टेज स्रोत E1, ये है R1 और ये है R2। ये है R3 प्लस, अब दोस्तों यदि इसमें बह रही है धारा I1 प्लस ये है दोस्तों R1, ये है R2, ये है दोस्तों E2, ये है R3। तो यानी कि दोस्तों यदि एक स्रोत को मैं लूँ, इसके कारण धारा बह रही है I1, तो दूसरे स्रोत को मैं आंतरिक प्रतिबाधा से क्या कर दूंगा, प्रतिस्थापित कर दूंगा। ऐसे ही यदि यहाँ मेरा वोल्टेज स्रोत ले लूँ तो जो पहले में लग रहा था
उसको मैं आंतरिक प्रतिबाधा से क्या कर दूँ, प्रतिस्थापित कर दूँ। तो दोस्तों इस कंडीशन में जो धारा बह रही है वो मान लूँ मैं I2। तो दोस्तों यहाँ मेरे को अध्यारोपण की सिद्धांत में क्या होगा कि I बराबर होना चाहिए I1 प्लस I2 के, यानी कि 2 या 2 से अधिक वोल्ट का स्रोत हो तो किसी अवयव में जो बहने वाली धारा है वो अलग अलग स्रोतों के धाराओं के कारण बहने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जबकि अन्य स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दें। तो दोस्तों फर्स्ट केस मैं ले लेता हूँ ये वाला, इसमें धारा I निकाल लेता हूँ। उसके लिए मेरे पास इक्वेशन आएगी वो ये I1 धारा निकालूंगा उसके कारण जो इक्वेशन आएगी, और I2 निकालूंगा उसके कारण जो इक्वेशन आएगी, तो वो क्या आनी चाहिए दोस्तों, वो आनी चाहिए मेरे पास सेम आनी चाहिए। तो दोस्तों फर्स्ट केस ले लेता हूँ मैं। जब दोनों स्रोत जुड़े हों, यानी कि केस फर्स्ट ये कि जब दोनों स्रोत यानी कि E1 व E2 जुड़े हों, तो दोस्तों इस कंडीशन में अगर इधर से दोस्तों धारा आ रही है, इधर से धारा आ रही है I1 और इधर से धारा आ रही है I2, तो दोस्तों ये I1 I2 ये जा रही है इधर धारा I के, यानी कि दोस्तों वैसे मेरे को प्रूव करना है I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ऐसा करता हूँ मैं, इसको मान लेता हूँ और कुछ मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ, चलो I डैश मान लेता हूँ, चलो I मान लेते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ I2 डैश और इसको I1 डैश। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से क्या होना चाहिए, ये मेरा बिंदु मान लूँ मैं A, वही लगाऊंगा मैं किरचॉफ का प्रथम नियम, यानी बिंदु A पर किरचॉफ के प्रथम नियम से KCL से, यानी कि दोस्तों यहाँ से क्या होगा कि इस संधि बिंदु पर दो धाराएं आ रही हैं, एक जा रही है, यानी कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, यानी I बराबर I1 डैश प्लस I2 डैश। दोस्तों यदि किरचॉफ के आपने नियम नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, I बराबर I1 डैश प्लस I2 डैश के। तो I को क्या लिख सकता हूँ, इस पर विभव होगा VA माइनस V0, इसका प्रतिरोध R2 इक्वल टू होना चाहिए ये I1 डैश निकालूँ यहाँ से, यानी कि E1 माइनस इस पर विभव VA अपॉन में इसका प्रतिरोध R1 प्लस I2 डैश निकालूँ, तो दोस्तों I2 डैश यानी कि E2 माइनस इसका विभव VA, E2 माइनस VA अपॉन में इसका प्रतिरोध R3। अब दोस्तों यहाँ से यदि मैं VA वालों को एक साइड ले लूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से लिख सकता हूँ VA अपॉन में R1 इस साइड ले लूँ प्लस का हो जाएगा, VA अपॉन में R3 इस साइड ले लूँ प्लस का हो जाएगा, यानी कि VA अपॉन में R1 प्लस VA अपॉन में R2 प्लस VA अपॉन में R3 इक्वल टू दोस्तों यहाँ से मेरे पास बच जाएगा E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R3। अब दोस्तों यहाँ से VA कॉमन ले सकता हूँ मैं, यानी कि VA कॉमन ले लूँगा तो ये बच जाएगा 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इक्वल टू, इसका ले लूँ मैं LCM, आ जाएगा R1 R3 E1 R3 प्लस इधर ये आ जाएगा E2 R1। ऐसे ही दोस्तों इधर LCM लूँगा तो क्या आ जाएगा, ये दोस्तों ये आ जाएगा मेरे पास
वी ए अपॉन में इसका एलसीएम आएगा R1 डॉट R2 डॉट R3। यहाँ से एलसीएम आ जाता है इसका R1 R2 R3, यानी कि R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। वी ए चल ही रहा है दोस्तों। इधर है मेरा E1 R3 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 डॉट R3। अब दोस्तों अगर कुछ कट रहा है तो यहाँ से मैं काट सकता हूँ दोस्तों, R2 R3 से, सॉरी R1 R3 से कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से मैं VA1 का मान निकालना चाहूँ तो VA क्या आ जाएगा मेरा, VA आ जाता है यहाँ से E1 R3 प्लस E2 R1, ये अपॉन में चला जाएगा उसके, यानी कि R2 R3 R1 R3 प्लस R1 डॉट R2। दोस्तों ये आ गया मेरे पास VA का मान। अब मैं ये जो मेरा परिपथ था इसमें बहने वाली धारा निकालना चाहूँ तो दोस्तों धारा क्या निकाल सकता हूँ कि दोस्तों ये मेरा डायग्राम था, अभी आपने देखा, इसमें धारा मेरी I बह रही थी और इस पे विभव था मेरा VA, इसका प्रतिरोध था R2। तो दोस्तों यहाँ से धारा I क्या होगी, I बराबर होगी VA माइनस V0 अपॉन में इसका प्रतिरोध R2, यानी कि जीरो का कोई सेंस नहीं है, VA अपॉन में R2। तो दोस्तों VA अपॉन में R2, यानी कि ये रहा मेरा VA अपॉन में R2। तो मेरे पास क्या मान आ जाएगा यहाँ से, ये VA और इसके अपॉन में मैं करूँ R2, यानी कि 1 अपॉन R2। तो ये आ गया मेरे पास, जो I का मान आया उसे मैं वहाँ लिख लेता हूँ, इधर मेरे को आगे ये काम में आएगा। तो दोस्तों I का मान यहाँ से आ जाता है मेरा I इक्वल टू E1 R3 प्लस E2 R1 अपॉन में R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 डॉट R2 के। दोस्तों ये मेरे पास आया I, फर्स्ट केस से आया जब दोनों वोल्टा स्रोत जुड़े हैं। अब दोस्तों मैं सेकंड केस लूँगा कि जब वोल्टा स्रोत E जुड़ा है और जो सेकंड वोल्टा स्रोत E2 है उसको मैंने आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया है, यानी कि मेरे पास अब केस कैसा है। अब दोस्तों मेरे पास केस है, केस सेकंड है, जब E1 जुड़ा हो, अब दोनों नहीं जुड़े हैं, E1 जुड़ा है तथा E2 को मैंने आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि मेरा डायग्राम हो गया। E1 जुड़ा है दोस्तों, ये मेरा सिंपल सा डायग्राम है। E1 ये दोस्तों R1, ये R2 और ये R3। वही दोस्तों करना क्या है, मेरे को किरचॉफ का प्रथम नियम लगाऊंगा, इसको बिंदु मान लूँ B। तो दोस्तों इधर से जो धारा बह रही है, मान लो इधर से मेरे पास धारा बह रही है, मैं मान लूँ I1, अगर इसको मैं मान लेता हूँ, चलो इसमें जो धारा बह रही है वो तो I1 मान लेता हूँ, इसमें जो धारा बह रही है उसको मैं मान लेता हूँ I2, और इसमें जो धारा बह रही है वो मान लेता हूँ I3। तो दोस्तों ये संधि बिंदु है, यहाँ ये धारा आ रही है और ये इधर जाके डिवाइड हो रही है, यानी कि बिंदु B पर किरचॉफ के नियम से। तो बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, यानी कि करंट लॉ से। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, बिंदु A पर विभव
इस पे बिंदु बी पर विभव क्या है, वीबी। तो यहाँ से आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, यानी कि I2 बराबर होना चाहिए I1 प्लस I3 के। दोस्तों I2 क्या हो जाएगा, I2 यानी कि इस पर विभव E1 माइनस वी अपॉन में इसका प्रतिरोध R1 इक्वल टू I1 कैसे निकाल सकता हूँ, I1 इसका विभव VB माइनस V0 अपॉन में इसका प्रतिरोध R2 प्लस I3 कैसे निकाल सकता हूँ, I3 VB माइनस VB माइनस V0 इसका प्रतिरोध R3। अब दोस्तों VB वालों को मैं एक साइड में ट्रांसफ़र कर दूँ तो यहाँ से E1 अपॉन में R1 इक्वल टू VB अपॉन में 1 अपॉन R1 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। अब दोस्तों यहाँ से मैं R1 R2 R3 का क्या ले सकता हूँ, LCM ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, E अपॉन में R1 इक्वल टू VB, और दोस्तों ये LCM आ गया R1 R2 R3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R2 R1। अब दोस्तों यहाँ से यदि R1 से R1 काट सकता हूँ मैं, VB का मान निकालना चाहूँ तो VB का मान क्या आएगा, यहाँ से VB इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से VB यानी कि E1 R2 R3 अपॉन में R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R2 R1। दोस्तों ये मेरे पास आ गया VB का मान। अब मैं आसानी से ये जो बहने वाली धारा I1 निकाल सकता हूँ। तो दोस्तों I1 क्या हो जाएगा, यहाँ से I1 इसमें बह रही है इस अवयव में, तो I1 निकाल सकता हूँ मैं VB माइनस V0 अपॉन में इसका प्रतिरोध यानी कि R2। तो ज़ीरो को तो हटा लेते हैं, तो VB अपॉन में R2, ये रहा मेरा VB और अपॉन में R2, यानी कि इसमें R2 का डिवाइडेशन करूँ तो R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों I1 क्या आ जाता है, I1 आ जाता है मेरा, जो I1 आया मेरे पास E1 R3 और R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R2 R1। दोस्तों ये मेरे पास आया I1 का मान। दोस्तों ये I1 का मान मैं यहाँ रख लेता हूँ, इसको मैं आगे यूज लूँगा। तो दोस्तों I1 का मान क्या आ जाता है, यहाँ से I1 इक्वल टू E1 R3 अपॉन में ये आया R2 R3 R1 R3 प्लस R2 R1। तो ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, थर्ड केस ले लो। अब दोस्तों थर्ड केस में मैं क्या कर सकता हूँ कि जो लूप सेकंड है उसमें वोल्टेज स्रोत E2 जुड़ा हो और फर्स्ट है उसको आंतरिक प्रतिबाधा से मैं क्या कर दूँ, प्रतिस्थापित, यानी कि केस थर्ड है जब E2 जुड़ा हो, यानी कि वोल्टेज स्रोत E2 जुड़ा हो और E1 को मैंने आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया है, यानी कि अब मेरे पास सर्किट बन जाता है ऐसा। ये मेरा E2 है, ये R1, ये R2 और ये मेरा R3। दोस्तों वही किरचॉफ का प्रथम नियम लगाऊंगा मैं। ये मेरा है E2,
बिंदु है मेरा ये VC, C बिंदु है, इस पे विभव VC मान लेता हूँ। दोस्तों इधर स्रोत जुड़ा है तो मान लो धारा इधर से बह रही है, I3 धारा बह रही है, ये I3 इस संधि बिंदु पे जाएगी, यहाँ से डिवाइडेशन हो जाएगा, यानी कि यहाँ I4 धारा बह रही है और इसमें धारा बह रही है I5। तो बिंदु C पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, यानी कि बिंदु C पर KCL से, यानी कि प्रथम नियम से क्या होगा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, यानी कि I3 बराबर होगा I4 प्लस I5 के, यानी कि I3 क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा E2 माइनस VC के अपन में इसका प्रतिरोध R3 इक्वल टू I4 क्या हो जाएगा, I4 VC माइनस V0, VC माइनस V0 इसका प्रतिरोध R2 प्लस I5 क्या हो जाएगा, I5 यानी कि VC माइनस V0 इसका प्रतिरोध R। अब दोस्तों VC वालों को मैं एक तरफ ले लूँ तो क्या हो जाएगा, E2 अपॉन में R3 इक्वल टू VC 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब दोस्तों यहाँ से मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, E2 अपॉन में R3 इक्वल टू VC और R1 डॉट R2 डॉट R3। तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ से, R1 R2 R3, ये आया मेरे पास R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R2 R1। दोस्तों R3 से मैं R3 को कैंसिल कर सकता हूँ। अब यहाँ से VC का मान निकाल लूँ तो VC का मान क्या आएगा, VC का मान मेरे पास आएगा ये VC इक्वल टू E2 R1 R2 अपॉन में R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R2 R1, यानी दोस्तों ये मेरे पास आ गया VC का मान। अब मैं ये जो बहने वाली धारा है, यानी कि इसमें जो बहने वाली धारा है दोस्तों, उसको अगर मैं I2 मान लूँ, क्योंकि मैंने माना है कि जब 2 वोल्ट का स्रोत थे तो धारा बह रही थी I, जब 1 वोल्ट का स्रोत यहाँ जुड़ा था तो इसमें बहने वाली धारा मैंने मानी थी I1। सेकंड के कारण I2 इक्वल टू मान लेता हूँ मैं इसको I2, यानी कि I2 यहाँ से क्या होगी दोस्तों, I2 क्या होगी, I2 होगी इसका विभव यानी कि VC माइनस V0 अपन में इसका प्रतिरोध यानी कि R2। तो दोस्तों यहाँ से 0 को तो हटा देते हैं, ये तो यूजलेस है, VC अपन में R2, ये रहा मेरे VC का मान। इसको R2 से डिवाइड कर दूँ तो ये R2 मेरा कट जाएगा, यानी कि दोस्तों I2 बराबर क्या आ गया, E2 R1 और R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R2 R1। तो दोस्तों ये मेरे पास आ गया I2 का मान। तो दोस्तों ये मान आया I1 का, ये आया I2 का। दोस्तों क्या होना चाहिए, अध्यारोपण की प्रमेय में I बराबर होना चाहिए I1 प्लस I2 के। तो दोस्तों यहाँ से क्या आ जाएगा हम देख सकते हैं, यानी कि यदि मैं I1 प्लस I2 करूँ, यानी कि I1 प्लस I2 करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, I1 का मान है ये रहा, यानी कि E1 R3 अपॉन में R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R2 R1 प्लस I2 का मान ये रहा, यानी कि E2 R1 अपॉन में R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R2 R1। तो दोस्तों दोनों का एलसीएम क्या आएगा, सेम ही आ जाएगा, R2 R3
प्लस R1 प्लस R1 डॉट R2, तो दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा, तो यानी कि ये क्या आ जाता है E1 R3 प्लस E2 R1। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो मान है ये इस I के मान के बराबर है। दोस्तों ये गलती से लिख दिया मैंने, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने माना था कि I बराबर होना चाहिए I1 प्लस I2 के, तो आप देख सकते हैं ये आ गया है I1 प्लस I2 के बराबर। तो दोस्तों ये थी अध्यारोपण की प्रमेय। तो दोस्तों आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए